वेलकम टू अभ्युदय सिविल सर्विस क्लासेस। जैसा मैंने आपसे कमिट किया था कि हम कुछ नए नए प्रोग्राम आपके साथ लेके आएंगे और कुछ नई नई चीज़ों पर बात करेंगे जो जनरली एमपीपीएससी की तैयारी में मिसिंग है। आप जानते हैं अभ्युदय सिविल सर्विस क्लासेस जो है एमपीपीएससी की तैयारी में आपके सहयोग के लिए आई है और हम जो पढ़ाई का जो पुराना तरीका था परंपरागत उसको बदलकर एक साइंटिफिक अप्रोच के साथ, साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ पढ़ाई करेंगे ताकि आप अपनी जो एग्जाम में सफल होने की जो आपकी प्रोबेबिलिटी है उसको आप बढ़ा सकें, है ना। इसी अप्रोच से हम आगे बढ़ेंगे, है ना। और जैसा आप जानते हो ये हमारे संस्थान का लोगो है और हम बात करते हैं मिनिमम कंटेंट प्रोवाइड कराने पे और ऑथेंटिक कंटेंट पे और बच्चे को एक थिंकिंग क्रिएचर के रूप में डेवलप करने पे भी हमारा जोर होता है ना। जो कि आपको भारत सरकार की न्यू एजुकेशन पॉलिसी है जो 2020 की, उसमें भी कहीं ना कहीं दिखाई देता है ना। तो कहीं ना कहीं आपको एक थिंकिंग क्रिएचर के रूप में भी क्रिएट करना है ताकि आप पढ़ने के साथ बहुत सारी चीज़ों को बहुत अनेक आयाम में सोच भी पाएं, क्योंकि एट द एंड एक सिविल सर्वेंट बनने के बाद आपको सोसाइटी में सर्व करना है। जब आप एक बेहतर तरीके के थिंकिंग क्रिएचर होंगे, जब अनेक आयामों में आप अपनी सोच को फैला पाएंगे, तो निश्चित तौर पर एक आप शानदार सिविल सर्वेंट की तरह सोसाइटी में सर्व कर पाएंगे। तो आज का जो टॉपिक है, आज जो हम करने वाले हैं वो हमारा बहुत ही शानदार और बहुत स्पेशल डिस्कशन होगा कि मध्य प्रदेश एमपीपीएससी की जो परीक्षा है सिविल सर्विस की, उसमें एमपी का वेटेज क्या है ना। मध्य प्रदेश की परीक्षा में एमपी कितने मार्क्स का आता है, क्या आता है। तो मुख्य तौर पे हम देखें तो मेंस का जो सिलेबस है उसको हम डिस्कस करेंगे कि उसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से यूनिट है जो प्योरली डायरेक्ट कनेक्टेड है एमपी से, है ना। इनडायरेक्ट और भी कुछ हो सकता है, लेकिन जो डायरेक्ट कनेक्टेड है एमपी से उसके बारे में हम चर्चा करेंगे ताकि आपको समझ में आए कि एमपी की तैयारी करे बिना या एमपी कितना बड़ा पार्टीशन होता है मध्य प्रदेश में, इसकी आपको क्लियरिटी हो। ये उन विद्यार्थियों के लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जो अन्य स्टेट से हैं, जो पेपर देने के लिए मध्य प्रदेश आते हैं, तो उनको क्लियरली ये समझ में आएगा कि एमपी की तैयारी के बिना एमपीपीएससी में आप सक्सेस नहीं हो सकते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा वेटेज एमपी का यहां पर होता है। ठीक है, हम पहले तो इस बात को देखेंगे कि मध्य प्रदेश की तैयारी में, मध्य प्रदेश एमपीपीएससी की तैयारी में मध्य प्रदेश का वेटेज क्या है। साथ में ये भी देखेंगे कि मध्य प्रदेश को तैयार करने के क्या अप्रोच हो सकती हैं, क्या तरीके हो सकते हैं, क्योंकि फंडामेंटली मैंने देखा है कि बहुत ऐसा कुछ तैयार करने का उसका जो जो बुक्स है मार्केट में जो अवेलेबल है, वो रटने रटाने वाली विधा जो चली आ रही है उस पर बेस्ड है ना। तो क्या कुछ ऐसा सोर्स हो सकते हैं उसको तैयारी करने के, क्या उसको एक अलग दृष्टिकोण से पढ़ा जा सकता है क्या, है ना, कि उसको एक समझ बनाकर, क्योंकि समझ बनाकर पढ़ेंगे तो आप उस चीज का सोसाइटी में उपयोग कर पाएंगे सिविल सर्वेंट बनने के बाद, है ना। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि टॉपिक की समझ बनाकर पढ़ना है। तो हम एमपी को समझ बनाकर कैसे पढ़ा जाए इस बारे में भी चर्चा करेंगे ताकि आपको ये फैक्ट का जो माया जाल है रटने वाला, इससे थोड़ी मात्रा में मुक्ति मिल सके। लेकिन फिर भी मैं ये कह रहा हूं कि अभी भी ये फैक्ट का एग्जाम है, 70% ये फैक्ट ओरिएंटेड एग्जाम है, तो फैक्ट से बच तो नहीं सकते, बट फैक्ट को याद करने के तरीके को बदल सकते हैं। एक कहानी और एक कहें कि वैज्ञानिक सोच के साथ हम फैक्ट को याद करें तो हमें फैक्ट ज्यादा दिन तक, लंबे समय तक याद रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का जो विजन है उसको देखते हैं, है ना। तो हमें देखना है मध्य प्रदेश के सिलेबस में मध्य प्रदेश का वेटेज क्या है ना। तो आप जैसे ही पहला टॉपिक, पहला पेपर देखेंगे हिस्ट्री वाला, हिस्ट्री वाले पेपर में पेपर 1 जो हिस्ट्री का है उसका जो पार्ट है ना, उसमें आप देखेंगे यूनिट 2 है जो बात करती है प्राग ऐतिहासिक और आधि ऐतिहासिक मध्य प्रदेश की, है ना। प्राग ऐतिहासिक मतलब प्राग ऐतिहासिक इतिहास ऐसा इतिहास होता है जहां हमें लेखन के साक्ष्य नहीं मिलते हैं, हाँ, उसको प्राग ऐतिहासिक बोलते हैं। इसको प्री हिस्ट्री भी कहा जाता है। आधि ऐतिहासिक को प्रोटो हिस्ट्री कहते हैं इंग्लिश में, जहां लेखन के साक्ष्य तो उपलब्ध थे लेकिन उनको पढ़ा नहीं जा चुका है। तो ऐसी स्टडी करनी है हमें किसके कंटेक्स्ट में, मध्य प्रदेश के कंटेक्स्ट में। तो ये पूरा मध्य प्रदेश का टॉपिक है। दूसरा देखिए क्या टॉपिक है, मध्य प्रदेश के प्रमुख राजवंश पूछ रहा है वो, और उसमें उसने कुछ राजवंशों के नाम लिख दी हैं, है ना। तो ये हम ये कह सकते हैं कि यूनिट जो 2 है ये पूरी की पूरी डेडिकेटेड है मध्य प्रदेश को, है ना। अब यूनिट 3 में मध्य प्रदेश का कुछ भी नहीं है। आप यूनिट 4 में आएंगे ना तो आप देखेंगे कि फिर से आपको कुछ पोर्शन मध्य प्रदेश का यहां दिखेगा। जैसे एक सेकेंड, यूनिट 4 पे आते हैं हम लोग, है ना। यूनिट 4 में देखेंगे तो गणतंत्र के रूप में भारत का उदय, ये मध्य प्रदेश का टॉपिक नहीं है, लेकिन ये राज्यों का जब पुनर्गठन आप पढ़ेंगे तो यहां मध्य प्रदेश का पुनर्गठन भी पढ़ते हैं और राज्यों का पुनर्गठन भी पढ़ते हैं।
मध्य प्रदेश राज्य के रूप में गठन, मध्य प्रदेश राज्य के रूप में गठन, इसको आप मध्य प्रदेश में पढ़ते ही हैं। तो ये जो दो टॉपिक है इसको हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश से कहीं ना कहीं एसोसिएट है या लिंक है ना। फिर देखिए अगला टॉपिक क्या है, भारतीय सांस्कृतिक विरासत मध्य प्रदेश के विशेष संदर्भ में। तो प्राचीन काल से आधुनिक काल तक कला के प्रारूप, साहित्य, पर्व और वास्तुकला के प्रमुख पहलू शामिल होंगे। यूपीएससी से उठाई गई लाइन है ये, यूपीएससी की हिस्ट्री की, यूपीएससी का जो सिलेबस है, जो पेपर 1 है GS1, उसकी पहली लाइन यही है एज इट इज, है ना। बस उसमें ये पर्व और उत्सव नहीं लिखा, वहां से ये कॉपी की हुई लाइन है, बस इसको पढ़ना है आपको मध्य प्रदेश के विशेष संदर्भ में। तो कुल मिला के ये कहें कि ये वाला जो टॉपिक है ये भी पूरी तरीके से मध्य प्रदेश ओरिएंटेड है। और अगला जो टॉपिक है फिर देखिए, मध्य प्रदेश में विश्व धरोहर और पर्यटन, है ना। तो मध्य प्रदेश में अगर हमें विश्व धरोहर स्थल पढ़ना है, पर्यटन पढ़ना है, तो ये भी कह सकते हैं कि एमपी का ही टॉपिक है। तो यूनिट 2 तो पूरी की पूरी एमपी थी, और यूनिट 3 में आप देख रहे हैं तो 75% जो हिस्सा है वो लगभग मध्य प्रदेश का हमें दिखता है, 75% हिस्सा मध्य प्रदेश का दिखता है। अब देखिए आगे, आप देखें यूनिट 5 पे हम चलते हैं और इसको देखते हैं यूनिट 5। अब यूनिट 5 को आप जब ध्यान से देखेंगे ना, तो यहां मध्य प्रदेश की रियासतों के बारे में पढ़ना है आपको, है ना, रियासतें। अब मध्य प्रदेश की प्रमुख कौन कौन सी रियासतें थी, और यहां 5 रियासतों के नाम लिखे, इसमें गोंडवाना, बुंदेली, बघेली, होलकर, सिंधिया और भोपाल, 6 रियासतें हैं। इन सबको पढ़ना है स्वतंत्रता प्राप्ति तक, है ना, इनके बारे में। तो हम कह सकते हैं ये जो यूनिट है ये भी पूरी की पूरी डेडिकेटेड है मध्य प्रदेश को, है ना। ये पॉइंट इसमें देखो, दूसरा पॉइंट क्या लिखा है, पहला पॉइंट डेडिकेटेड है मध्य प्रदेश को, दूसरा पॉइंट है मध्य प्रदेश में जनजाति नायकों का संघर्ष एवं इतिहास में योगदान, है ना। जनजाति नायक जो थे उनका इतिहास में योगदान और उनका संघर्ष ये पढ़ना है। और यहाँ कुछ नाम दिए हैं, राजा रघुनाथ शाह, रानी दुर्गावती, भीमाजी नायक, ख्वाजा नायक, टांटा वीर, गंजन सिंह, तो ये सब आप पढ़ लेंगे, है ना, सिलेबस में आप। तो आप देख रहे हैं कि यूनिट 5 जो है, यूनिट 5 पूरी की पूरी मध्य प्रदेश की है, यूनिट 5 पूरी मध्य प्रदेश है, इसका 75% हिस्सा मध्य प्रदेश का है यूनिट 4 में, और यूनिट 2 हम कहें कि ये मध्य प्रदेश की है। तो ऐसे अगर देखें हम, तो इसको हम नोट करते चलते हैं कहीं पर, है ना। तो हम इसको व्हाइट बोर्ड लेते हैं, इस पर नोट करते हुए चलते हैं। तो पहले पेपर में हमने देखा, पेपर 1 में आप देखेंगे तो जो यूनिट 2 है वो पूरी की पूरी मध्य प्रदेश से कनेक्टेड है। यूनिट 3 जो है उसका 75% जो हिस्सा है वो मध्य प्रदेश से कनेक्टेड है। यूनिट 4 का, सॉरी, है ना। और यूनिट 5 जो है उसका पूरा का पूरा जो हिस्सा है वो मध्य प्रदेश से कनेक्टेड है। तो हम कह सकते हैं पेपर 1 में, अभी हम कैलकुलेशन चलिए बाद में करेंगे, है ना। तो हमने यहां तक देख लिया है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम इसी में। अब देखते हैं कि और कहां मध्य प्रदेश हमें इसमें पढ़ना है, ठीक है, यहां तक हमने कर लिया था। अगला देखिए, पेपर 1 का पार्ट बी ज्योग्राफी वाला जो सेक्शन आता है आपका, ज्योग्राफी का सेक्शन, उस ज्योग्राफी के सेक्शन में आप देखेंगे कि यूनिट नंबर जो 5 है मध्य प्रदेश का भूगोल, वो पूरी तरीके से डेडिकेटेड है किसको, एमपी को, है ना। यूनिट 5 पूरी तरीके से एमपी को डेडिकेटेड है, इसके अलावा और कुछ मध्य प्रदेश ज्योग्राफी में मध्य प्रदेश से रिलेटेड नहीं है। तो एक यूनिट हमें और मिल गई, और वो है यूनिट पेपर 1 के, ये पार्ट ए में था, है ना। और यूनिट 5, है ना, यूनिट 5 है ये पार्ट बी की, ये पार्ट बी की यूनिट 5, है ना। और पार्ट ए के ये सेक्शन ये डेडिकेटेड है पूरे के पूरे एमपी को। अब देखते हैं इसके आगे और एमपी के क्या है हमें पढ़ने के लिए एमपी में। देखिए आगे हम देखेंगे पेपर 2 का पार्ट ए जो पॉलिटी वाला सेक्शन है, अब हम उसमें आते हैं और उसमें देखते हैं कि हमें एमपी में क्या पढ़ना है। तो आप देखेंगे कि यूनिट 4 जो है उसकी, जिसे राज्यों का पुनर्गठन आपको वहां भी पढ़ना था हिस्ट्री में, और ये देखिए रिपीट किया हुआ है, मध्य प्रदेश का निर्माण, मध्य प्रदेश का विभाजन, ये टॉपिक कहीं ना कहीं वहां ऑलरेडी कवर हो चुका है, तो कह सकते हैं कि रिपीटेशन है ना। तो ये वाला जो टॉपिक है ये मध्य प्रदेश से रिलेटेड है। राज्यपाल ये मध्य प्रदेश से रिलेटेड है, मध्य प्रदेश की विधानसभा ये मध्य प्रदेश से रिलेटेड है, और मध्य प्रदेश में उच्च न्यायालय पढ़ना है, मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय पढ़ना है।
तो ये भी मध्य प्रदेश से रिलेटेड है। लेकिन ये जो देखिए ये फिर से रिपीटेड टॉपिक है, ये देखिए रिपीटेड टॉपिक है, ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, इसको पेपर 1 में कवर करेंगे आप, इसको यूनिट, देखिए मैं बताता हूं आपको ऊपर, अच्छा इसमें सिलेबस नहीं है, लेकिन जब पॉलिटी वाला सेक्शन आप देखेंगे तो शायद यूनिट 2 में आपको इंडियन जुडिशियल सिस्टम पढ़ना पड़ता है, तो उसमें उच्च न्यायालय आपका ऑलरेडी कवर हो जाता है। तो इस यूनिट में भी देखेंगे, एक और पॉइंट है इसमें जवाबदेहिता एवं अधिकार, है ना, ये वाला जो टॉपिक है यूनिट, इस यूनिट के अंतर्गत, यूनिट 4 के अंतर्गत, ये टॉपिक मध्य प्रदेश से डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है, लेकिन फिर देखिए एक बड़ा हिस्सा मध्य प्रदेश से कनेक्टेड है इस यूनिट में। और यूनिट 5 जो है मध्य प्रदेश का प्रशासन, मतलब ये तो पूरी की पूरी यूनिट जो है मध्य प्रदेश से एसोसिएट है, तो कह सकते हैं ये वाला पोर्शन नहीं है, तो इसको हम 20% मान के चलते हैं, 80% जो है मध्य प्रदेश है, तो हम इसको कह सकते हैं कि पेपर, अब हम देखें, यही लिखते हैं हम पेपर 2 के बारे में, जो आपका पेपर 2 है उसका पार्ट ए, पेपर 2 का पार्ट ए है ना, उसमें यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 5 जो है एमपी से कनेक्टेड है, लेकिन यूनिट नंबर 4 में 80% जो है एमपी से कनेक्टेड है, 20% जो है एमपी से कनेक्टेड नहीं है, तो ये यहां तक हमने देख लिया। अब फिर से हम आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कि मध्य प्रदेश की सिलेबस में क्या स्थिति है ना, ये देख लिया यूनिट 5। अब पेपर 2 का पार्ट बी सोशियोलॉजी वाला सेक्शन है ना, उसमें भी आप ध्यान से देखेंगे उसकी यूनिट 5 में, तो आप पाएंगे कि वहां भी 2 पॉइंट आपको मध्य प्रदेश से रिलेटेड मिल जाते हैं, जहां आपको मध्य प्रदेश की जनजातियों की स्थिति और सामाजिक संरचना पढ़ना है, रीति रिवाज पढ़ना है, उनके जनजातियों में विश्वास, विवाह, रिश्तेदारी, धार्मिक विश्वास, परंपराएं, त्योहार, उत्सव, इन सब चीजों की, मतलब मध्य प्रदेश की संस्कृति कल्चर के बारे में पढ़ना है आपको, और किसके, जनजातियों के, मध्य प्रदेश की जनजातियों के कल्चर के बारे में, और मध्य प्रदेश की लोक संस्कृति को पढ़ना है आपको, ये समाज शास्त्र में पढ़ना है ना। तो फिर से हमें जो यूनिट 5 में 2 पॉइंट मिल जाते हैं, तो हम कह सकते हैं कि हमें पेपर 2 के पार्ट बी में कुछ हिस्सा मिलता है, इसको 20-25% हम मान लेते हैं, है ना। तो हमें इसमें पार्ट जो बी है, इसका पार्ट बी है, उसकी यूनिट 5 में लगभग 20% जो है वो मध्य प्रदेश को डेटा फिर से मिलता है ना। ठीक है, अगला देखते हैं हम, देखिए अब देखिए फिर से आगे बढ़ते हैं अपने सिलेबस में, और फिर जब आप अर्थव्यवस्था वाले सेक्शन पे आएंगे, इकोनॉमी के कंटेक्स्ट में आएंगे, तब आप देखेंगे कि पेपर 3 का जो पार्ट ए है उसमें यूनिट नंबर जो 3 है वो पूरी की पूरी मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था का अवलोकन की बात करती है, पूरी की पूरी डेडिकेटेड है। और यूनिट नंबर 4 पे आएंगे तब आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश में सामाजिक और आर्थिक विकास की बात की गई है ना। तो ये मैं आपको पढ़ के नहीं बता रहा हूं, है ना, क्योंकि देखिए ये एक हमारा बहुत ही शानदार और बहुत ऑथेंटिक और बहुत क्रिएटिव यूनिक प्रोग्राम हम कह सकते हैं कि वो शुरू होने जा रहा है। उसकी कुछ डेमो क्लास मैंने यूट्यूब पे भी अपलोड की है, सिलेबस डिकोडिंग प्रोग्राम, जिसमें हम सिलेबस के हर एक बिंदु को खोल के देखेंगे, सिलेबस में लिखे हुए हर शब्द की क्या क्या मतलब है, उसकी क्या परिभाषा हो सकती है, वो शब्द, उसके कुछ एग्जाम्पल, वो जो शब्द है कहीं सिलेबस से और कनेक्ट होता है कि नहीं, उस टॉपिक से प्रीवियस ईयर में किस तरीके के क्वेश्चन बनाए हैं एमपीपीएससी ने, क्या प्रश्न बनने की संभावना है, इन सब विषय में बहुत डिटेल से चर्चा करेंगे, है ना। तो मैंने आपको बताया कि यूनिट 3 जो है और यूनिट जो 4 है वो पूरी की पूरी डेडिकेटेड है मध्य प्रदेश को। तो हमें फिर से पेपर 3 के पार्ट ए में 2 यूनिट मिलती हैं, यूनिट 3 और यूनिट 4, ये पूरी की पूरी डेडिकेटेड है मध्य प्रदेश को, पूरी 100%। ठीक है, अब देखिए फिर से हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे। अब आप पेपर 3 के पार्ट बी में आएंगे, जहां आपको स्वास्थ्य, पर्यावरण, है ना, विज्ञान, ऐसी चीजें पढ़ना है। उसमें आप देखेंगे कि यूनिट 5 जो है, यूनिट 5 में जब इन्वायरमेंट आप पढ़ रहे होंगे तो इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन में मध्य प्रदेश की जनजाति बैगा, सहारिया, भारिया, भील, गौंड इत्यादि का क्या योगदान है, ऐसा एक टॉपिक लिखा हुआ है। तो पेपर 3 का पार्ट बी जब पढ़ेंगे तो आप इस पॉइंट को पाएंगे, तो हम इसको मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं यूनिट 5 जो है उसमें भी थोड़ा सा हमें मध्य प्रदेश पढ़ना पड़ता है। तो यूनिट 5 में, लेकिन इसको हम कहें कि
10% ही वेटेज देंगे कि इस यूनिट में 10% जो है एमपी को हमें पढ़ना है, बाकी 90% जो है इससे रिलेटेड नहीं है। ठीक है, अब फिर से जब आप आगे आएंगे इसमें अपने सिलेबस में, तो आप पाएंगे कि हिंदी वाला जो पेपर है, हिंदी वाला जो पेपर है ना, उसमें भी आप पाएंगे कि मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियां मालवी, निमाड़ी, बघेली और बुंदेली, 4 बोलियों को पढ़ना है और ये 12 नंबर का आता है। जैसे यूनिट के हिसाब से मैं इसको डिवाइड करूं तो एक यूनिट 30 नंबर की होती है। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर 12 नंबर का ये आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि लगभग 40% जो है ये वाला हिंदी के पेपर में भी कवर हो रहा है। तो हमें एक और चीज मिल गई कि पेपर 5 जो है, पेपर 4 में कुछ भी नहीं है एमपी का। पेपर जो 5 है आपका हिंदी वाला उसमें 12 नंबर का सीधा सीधा मध्य प्रदेश आपसे पूछा जाएगा। 12 नंबर का मध्य प्रदेश आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, अब फिर से जब आप आगे बढ़ते हैं तो एक पेपर 6 बचता है आपका, या जिसको ऐसे के पेपर से के नाम से जानते हैं आप, है ना, जहां ऐसे आते हैं और 2 लेटर आपको यहां लिखने पड़ते हैं। इस पेपर में भी आप देखेंगे तो 2 सीधे सीधे ऐसे के टॉपिक जो हैं, स्वर्णिम मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश का गौरवशाली इतिहास, 2 ऐसे के सीधे सीधे टॉपिक लिखे हुए हैं, इनसे ऐसे पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी है, संभावना है ना। तो कहीं ना कहीं इसका वेटेज भी हम 10% पकड़ के चलते हैं कि सिलेबस में एमपी के 10% है। तो अब इसको फिर मैं उधर लेके जाऊं, है ना, तो पेपर 6 जो है ऐसे वाला, वहां पे भी 2 टॉपिक हैं, 2 टॉपिक एमपी के हैं और इन 2 टॉपिकों को मैं 10% वेटेज दे रहा हूं लगभग इस पूरे चैप्टर में। मान के चलिए कि 10 नंबर का, जैसे 100 नंबर का पेपर है तो मैं मान के चल रहा हूं कि 10 नंबर का एमपी यहां से आएगा, है ना। ठीक है, अब इनको हम नंबर में जोड़ के देखते हैं कि मध्य प्रदेश में आखिर कितने नंबर का मध्य प्रदेश आता है एमपीपीएससी के पेपर में, जो सिविल सर्विस का पेपर होता है। तो ये देखिए, पहली यूनिट पूरी की पूरी है, मतलब 30 मार्क्स, तो सीधे यहां से आ गए। यूनिट 2 75 नंबर की है ना, और यूनिट जो 5 है 7.5 इसको अगर 75% करें 30 का, तो लगभग 22.5 नंबर के आसपास हो जाते हैं, है ना। और यूनिट 3 जो है पूरी की पूरी आती है। तो 30 और 30 60 और 22 82.5, मतलब पेपर 1 में 82.5 नंबर का जो है सीधा सीधा मध्य प्रदेश है आपके पेपर 1 में, है ना, जो कि 300 नंबर का होता है। ठीक है, पेपर पार्ट ए में ही है इतना, अब पार्ट बी में अगर जाएंगे तो 30 नंबर फिर से हमें यहां देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो अगर इसको जोड़ लें तो 112.5 पेपर 1, तो इसको हम लिख लेते हैं कहीं, पेपर 1 में 112.5 मार्क्स का मध्य प्रदेश है ना, 105 मार्क्स का है। पेपर 2 में कितना है उसको भी हम देख लेते हैं। पेपर 2 में अभी देखते हैं हम कितने मार्क्स का है, लिख रखा है हमने यहाँ। पेपर 2 में आप देखेंगे तो एक पूरी चौथी यूनिट है वो डेडिकेटेड है, 80% उसका जो है उसमें आएगा, है ना, एमपी का आएगा। यूनिट 5 जो पूरी 30 नंबर की इसमें है, और इसमें 80% है और इसमें 20% है, तो उसको प्लस 30 और कर देते हैं हम, तो 60 नंबर का। तो 60 नंबर का पेपर 2 जो है पूरा एमपी वाला है। पेपर 2 से 60 मार्क्स का आएगा एमपी, पेपर 2 से। ठीक है, पेपर 3 में देखते हैं। पेपर 3 में देखेंगे आप तो पार्ट ए से 30 नंबर का, पार्ट बी से 30 नंबर का, और पार्ट 3 से 10% है, तो इसको मैं लगभग 5 नंबर का मैं मान के चलता हूं कि इससे मध्य प्रदेश में आ सकता है, आने की संभावना है। हिंदी से, अच्छा इसको पहले कर लें, तो 30 और 30 60 और 65 मार्क्स का पार्ट। ये जो है एक चीज यहां थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये जो है ना, ये पार्ट बी सोशियोलॉजी वाले उसका है ना, ये यूनिट 5 का 10%, जो मैंने आपको एक लाइन बताई थी ना, देखिए मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं, ये जो लिखा है ना पर्यावरण संरक्षण में, पेपर 3 के पार्ट बी का है, वो पार्ट ए का नहीं है ना। ठीक है, तो यहां आप देखेंगे कि 30 तो 30 60 और
5 65 65। तो आप देखें 65 मार्क्स का जो है पेपर 3 से एमपी आ रहा है। पेपर 3 से कितना आया? 65 नंबर का। ये मैं वो चीज बता रहा हूं जो डायरेक्ट आ रही है, इनडायरेक्ट तो और भी ज्यादा एमपी कनेक्ट करेगा। ये तो सीधा प्रत्यक्ष आपके सिलेबस में दिख रहा है। आप देखें पेपर 4 एथिक्स वाला, उससे जीरो, उससे कुछ भी नहीं आता है। पेपर 5 में देखें, पेपर 5 हिंदी वाला जो पेपर है ना, उसमें आप देखें तो उसमें आपको 12 नंबर का एमपी आता है। यह नंबर में देख लेते हैं। और पेपर 6 जो है ऐसे वाला, उसमें 2 टॉपिक आपके आते हैं, मध्य प्रदेश से रिलेटेड है। अब ऐसे एवरेज निकालें तो अब 2 टॉपिक 100 नंबर में अगर 10% लेके चलूं मैं, कि 10% जो टॉपिक है वो एमपी का वेटेज रखते हैं, तो उसको 10 नंबर में हम कंसीडर कर सकते हैं, है ना। 10 नंबर का 10 ज्यादा है, लेकिन ठीक है, मान के चलिए कि ऐसे में भी मध्य प्रदेश आप पढ़ेंगे तो 10 नंबर का कहीं ना कहीं योगदान दे सकता है। तो ये हो गया। तो ये मध्य प्रदेश में आप देखेंगे तो इतिहास वाले सेक्शन में सबसे ज्यादा आपसे पूछा जाता है मध्य प्रदेश। फिर उसके बाद आप देखेंगे कुछ अर्थव्यवस्था वाला सेक्शन है 65 मार्क्स का, कुछ राजनीति वाला सेक्शन है 60 नंबर का। अब इन सबको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये कैलकुलेट होने के बाद कितना आ जाता है, इसको मैं एक बार कैलकुलेट करके देखता हूं, है ना, एग्जैक्ट फिगर कितना आ रहा है। ठीक है, ये लगभग 259 पॉइंट कुछ आता है, तो 260 नंबर आप मान के चलिए। 260 नंबर, 260 नंबर का जो है आपका सीधा सीधा मध्य प्रदेश से आपको आता हुआ दिखता है, 260 नंबर का। ठीक है, एक सेकेंड। तो 260 नंबर का आपको सीधा मध्य प्रदेश से आता हुआ यहां दिखता है ना। तो लगभग हम कह सकते हैं कि 1500 नंबर में 260 नंबर जो है वेटेज होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग 20% के आसपास का जो है वेटेज यहां हमें देखने को मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में जो एमपी का सेगमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 20% अपनी हिस्सेदारी रखता है वो मेंस के सिलेबस में, और प्रीलिम्स के सिलेबस में देखेंगे तो इससे ज्यादा वो हिस्सेदारी रखता है, 30% के आसपास। उससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि मध्य प्रदेश के सिविल सर्वेंट को मध्य प्रदेश की जानकारी तो होनी ही चाहिए, और वो बहुत गहरे तरीके पर जाकर मध्य प्रदेश को समझे, ताकि वो मध्य प्रदेश जिस सोसाइटी को सर्व करने वाला है, जिस सोसाइटी में उसकी उसमें नीतियों को बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट कर सके, है ना, या उस क्षेत्र के लिए नीति क्रियान्वयन में, नीति निर्माण में वो महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके, है ना, इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आपसे इस बात पर डिस्कस करूंगा कि आखिर इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है एमपीपीएससी में एमपी। अच्छा, ये डायरेक्ट है, ये तो सिर्फ डायरेक्ट है जो सीधा आता है, इनडायरेक्ट इससे ज्यादा हो सकता है ना, इनडायरेक्ट इससे ज्यादा हो सकता है जो मध्य प्रदेश से सीधा कंट्रीब्यूट कर सकता है। मैं समझता हूं कि 1/3 जो हिस्सा है एमपीपीएससी में वो एमपी का वेटेज होता है डायरेक्ट इंडायरेक्ट। इसमें 20% के आसपास हमने देख लिया डायरेक्ट, और 10% और मान के चल सकते हो आप इनडायरेक्ट वेटेज एमपी का होता है एमपीपीएससी में। ठीक है, अब देखिए एमपी को कैसे तैयार किया जाए। तो देखिए 2 तरीके हैं पढ़ने पढ़ाने के। जो परंपरागत तरीका चल रहा था पढ़ने पढ़ाने का, उसमें तो जो मार्केट में बुक्स हैं वो फैक्ट ओरिएंटेड है, और जो प्रश्न का नेचर है वो भी बहुत फैक्चुअल है मध्य प्रदेश में, है ना, इसलिए फैक्ट वाली बुक चलती है। बट इसमें क्या दिक्कत होती है कि इन फैक्ट को मेमोराइज करने में बहुत दिक्कत होती है, बच्चों को याद करने में बहुत दिक्कत होती है। तो ऐसे में जरूरी हो जाता है कि आप फैक्ट को किसी और चीज से लिंक करके पढ़े, तो ताकि वो आपके दिमाग में ज्यादा लंबे समय तक रहे। जैसे मैं एग्जांपल से बताऊं कि आप मध्य प्रदेश का मैप देखेंगे, है ना, तो मैं रफली ऐसा मैप बना रहा हूं मध्य प्रदेश का। ठीक है, ठीक है, मध्य प्रदेश का मैप देखेंगे तो आप पाएंगे, है ना, तो आप पाएंगे यहां पे कि इधर ये मंदसौर का रीजन है ना। तो आपसे अगर आप ज्योग्राफी को ठीक से जानते हैं, मध्य प्रदेश की पॉलिटिकल मैप को ठीक से जानते हैं, मध्य प्रदेश के ज्योग्राफिकल मैप को ठीक से जानते हैं, तो आपको जो फैक्ट है उनको याद करने में दिक्कत नहीं होगी, है ना। मैं एक फैक्ट बता रहा था कि मंदसौर में स्लेट का उत्पादन बहुत बड़ी मात्रा में होता है। स्लेट, है ना, एक खनिज होता है स्लेट, उसका उत्पादन बड़ी मात्रा में होता है। अगर आप मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी को समझते हैं, मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी को, तो आपके लिए
एक फैक्ट लिखा हुआ है कि मंदसौर में स्लेट का उत्पादन है बहुत बड़ी मात्रा में होता है, ये सबसे ज्यादा होता है, एक फैक्ट है, इसको आपको याद करना है ना। और दूसरा मैं ये बता रहा हूं कि मध्य प्रदेश का ये मैप है और यहाँ मंदसौर है और यहाँ स्लेट का उत्पादन होता है, क्योंकि ये जो भौगोलिक एरिया है यहाँ स्लेट के उत्पादन के लिए यहाँ अनुकूल परिस्थितियां है। ये पूरा बेल्ट, इस बेल्ट में स्लेट का भारी मात्रा में उत्पादन होता है, तो आप समझ जाएंगे कि इस बेल्ट में होता है, तो मंदसौर भी इस बेल्ट में है, तो ऑब्वियस सी बात है उसका उत्पादन होता ही होगा। एक दूसरे एग्जांपल से समझते हैं कि बालाघाट के मलाज खंड में तांबे का बहुत बड़ी मात्रा में उत्पादन होता है ना। तो आप देखेंगे छत्तीसगढ़ के रीजन तक, कुछ महाराष्ट्र के रीजन तक इस बेल्ट में तांबा बड़ी मात्रा में मिलता है ना। तो ऑब्वियस सी बात है कि बालाघाट, अगर यहां तांबा मिल रहा है तो आपको बालाघाट याद करने की जरूरत नहीं है, आपको इस ज्योग्राफिकल रीजन के बारे में पता होने की जरूरत है, और आपके दिमाग में मध्य प्रदेश का मैप होना चाहिए जहां पॉलिटिकली रूप से आपको यह पता हो कि कौन सा जिला कहां है, और दूसरा ज्योग्राफिकल रीजन से यह पता हो कि कौन सी इसकी टोपोग्राफी कैसी है, यहां कौन सा किस तरीके की सॉइल है, क्या है ना। उससे आप अंदाजा लगा लेंगे कि यहाँ किस तरीके के खनिज पाए जाते होंगे। मेरा कहने का मतलब सिंपल सा इतना है कि आपको अगर मध्य प्रदेश के मैप पे शानदार तरीके से कमांड होगी पॉलिटिकल और ज्योग्राफिकल पे, तो आपके जो फैक्ट है ना वो बोझ नहीं बनेंगे, आप वो फैक्टों को समझ के पढ़ेंगे। तो लेकिन अभी तक जो क्लासेस चल रही थी ट्रेडिशनल, उसमें फैक्ट ही बताए जा रहे थे, और एमपी की जब मैं स्क्रॉल करता हूँ यूट्यूब पर डाल के स्क्रॉल करता हूँ और देखता हूँ कि एमपी कौन पढ़ा रहा है, तो वही पुरानी घिसी पिटी किताबों की पीपीटी बनवा के लोगों ने बोर्डों पे पढ़ाया हुआ है ना, और बहुत बड़ी संख्या में उनके व्यू आए हैं और लोग पढ़ते भी हैं, बच्चे पढ़ते भी हैं, है ना। तो ऐसा पढ़ना मुझे नहीं लगता कि फ्रूटफुल होगा, और ऐसा पढ़ने वाला बच्चा आंसर नहीं लिख पाता, आप देखिए, है ना, जिसके पास अप्रोच नहीं होती वो आंसर राइटिंग में बहुत लैग करता है। तो एमपी हम पढ़ाएंगे, हम शुरू करेंगे, एमपी का बैच शायद हमारा 1 अगस्त से चालू होगा, और वो जो बैच होगा वो फैक्चुअल के साथ कंसेप्चुअल क्लियरिटी पर फोकस बेस्ड होगा, जहां हम फैक्ट को आपको एक कहे कि एक एक मतलब एक कहानी के रूप में फैक्ट को आपको दे देंगे, है ना, या उस फैक्ट को कहीं और दूसरी चीज से लिंक करके दे देंगे, क्योंकि एक फैक्ट जब 2-3 चीजों से लिंक होता है या किसी कहानी से लिंक होता है तो उसको आप लंबे समय तक मेमोराइज कर पाते हैं, दिमाग में रख पाते हैं, है ना। तो हमारी अप्रोच होगी कि आपको तथ्य नहीं देना, तथ्य के साथ एक दृष्टिकोण भी प्रोवाइड करना, ताकि वो फैक्ट भी आपको याद रहे और उस फैक्ट से संबंधित आप विजन को अपने दिमाग में हमेशा रखें, है ना। और ये हमारा जो है कोचिंग का एजेंडा भी है। मैंने आपसे पहली क्लास में कहा था कि हम मार्केट में चल रहे सारे संस्थानों के साथ पीछे चलने वाला एक संस्थान नहीं होंगे, हम सबसे यूनिक, सबसे ऑथेंटिक संस्थान होंगे जो इस लीग से हटके काम करेगा, है ना। तो हम 1 अगस्त से एमपी की क्लासेस चालू करेंगे, जो कि बहुत बेहतरीन और बहुत ही शानदार होगी। एमपी को हम यूपीएससी की अप्रोच से समझने और पढ़ने की कोशिश करेंगे, है ना, ताकि हम एक विजन डेवलप कर पाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि हम फैक्ट नहीं देखेंगे, फैक्ट हम सारे पढ़ेंगे, लेकिन फैक्ट आपको अपने आप ही याद हो जाएंगे, इस बात का मैं दावा करता हूं, बिना ज्यादा दिमाग पे बर्डन दिए, है ना। तो इस तरीके से पढ़ना है, लेकिन मैप पे बहुत शानदार कमांड होना आपकी जरूरी है। तो पहली 2 क्लासों में तो मैं आपको जो है मैप पर ही आपकी कमांड कराऊंगा। मध्य प्रदेश को पढ़ने के लिए पहले देख तो लो कि मध्य प्रदेश है का, कौन कौन से जिले हैं, कैसी यहाँ की डेमोग्राफी है ना, कहाँ पर्वत है, क्या है, थोड़ा इसको समझ तो लें, उसके बाद मध्य प्रदेश पढ़ना शुरू करेंगे। तो हम ज्योग्राफिकल और पॉलिटिकल मैप पे बात करेंगे जब भी मध्य प्रदेश शुरू करेंगे, है ना। दूसरा मध्य प्रदेश जो है, दूसरा मध्य प्रदेश को और कैसे तैयार किया जाए, तो मध्य प्रदेश को तैयार करने के लिए आप कोई भी सोर्स अपना सकते हैं, जो मार्केट में बुक्स है उनको अपना सकते हैं, बट वहां दिक्कत यही है कि वहां फैक्चुअल इंफॉर्मेशन ज्यादा है, कंसेप्चुअल क्लियरिटी नहीं मिलती है। लेकिन हिंदी ग्रंथ अकेडमी की कुछ बुक्स हैं जो थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्लियरिटी देने की कोशिश करती हैं और जो हमें थोड़ा सा डीप में ले जाती हैं, बट वही है कि बच्चों के लिए फिर वो उतना पढ़ना, डाइजेस्ट करना कई बार मुश्किल हो जाता है। तो हम फैक्ट और कंसेप्ट दोनों का एक मिला जुला स्वरूप आपके सामने पेश करेंगे, और आपको एमपी की क्लासेस जो अभी तक शायद यूट्यूब में तो ऐसी क्लासेस आएंगी नहीं होंगी, है ना, बाकी और भी इंस्टीट्यूट में आप पढ़े होंगे, जहां देखे होंगे, तो आप 2-3 क्लास जब हम डेमो करेंगे तो आप कंपेयर कीजिएगा कि हम किस लेवल पर मध्य प्रदेश को जाके पढ़ा रहे हैं, है ना। तो आपको एग्जाम में ये बहुत ही ज्यादा फायदा देने वाला है। साथ में हम अप्रोच इस तरीके की रखेंगे कि आप मेंस के आंसर राइटिंग को बहुत आसानी से कर ले जाए, है ना। तो यही हमारा आज का था, आपको कि एमपी में एमपी का वेटेज क्या है इस बारे में बताना, और एमपी को कैसे तैयार किया जाए, किस तरीके से तैयार किया जाए, इस पर बात करना, है ना। तो हम मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।